वेलकम बैक गाइस। देखिए, जनरल अवेयरनेस जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये टॉप 500 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी वही है, उसके पार्ट 5 लेकर आ गया हूँ आपके लिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चंस के अंदर 5-6 क्वेश्चंस निकाल के 10 क्वेश्चंस निकाल के करेंगे, ठीक है। और जीएस जीए का रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, हर एग्ज़ाम में काम आएगा। सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, डीएसएसबी हो गया, डी ट्रिपल एस बी, और फिर आपके यूपीएसआई हो गया, ठीक है। यूपीएसआई हो गया, ठीक है। सब में ही मतलब जहाँ भी आपके आती है जीएसजी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन स्टैटिक्स के भी डाले हैं, स्टैटिक क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। करंट अफेयर टाइप भी हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, रेपिटेशन और रिवीजन करेंगे की है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। रिवाइज कीजिए जितना हो सकता है, बार बार वीडियोस को देखिए, रिपीट पे वीडियोस को देखिए, ठीक है। एक बार देख लिया, फिर दोबारा 2 बार 3 बार देख, बहुत है, दिमाग में बैठ जाएगा जी। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जल्दी शुरू करते हैं। देखिए, इन विच ईयर यूएनईपी वॉज इस्टेब्लिश्ड। कह रहे जो यूएनईपी है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। देखिए, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, और इसके हेडक्वार्टर आपके नायरोबी कीनिया में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसका, हेडक्वार्टर। और ये आपका जो फाउंड हुआ था वो 1972 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद ना एक और आता है, ग्रीन पीस आता है आपका। ग्रीन पीस बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट से, और इसके आपके पड़ते हैं एम्स्टरडैम में, नीदरलैंड के अंदर, ठीक है, हेडक्वार्टर। और ये 1971 को तो इसको फाउंड किया था, ठीक है जी। चलिए, अच्छा देखिए, 1971 ग्रीन पीस, 1972। देखिए, इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, इसका आंसर तो यही हो गया आपका। चलो, आंसर तो इसमें मिल गया आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए आपका, देखिए एक तो होता है 1972, मैं सारे ना ये लिख देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1973, फिर आपका 1986, ठीक है। फिर 1987, ठीक है। फिर 1997, फिर आपका 2002। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है काफ़ी है। देखिए, 1972 में आपका क्या था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, ठीक है। फिर आपका टाइगर प्रोजेक्ट जो था पहले इंडिया में, वो था 1973। 1986 को आपका क्या था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फिर 1987, देखिए ये था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर 1997 में था आपका क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल। और 2002 में क्या था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट जो भी, ठीक है। और अच्छा देखिए, एक चीज़ और बता देता हूँ, मॉन्ट्रियल और क्योटो जो है, एक तो आपका ओजोन लेयर और ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें आपको ये तो इम्पोर्टेंट हो गए, ठीक है। चलिए, जो भी था सब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको सब इसमें डिस्कस कर दिया मैंने। इसको दोबारा से देखिए, रिपीट कीजिए, याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओके, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कह रहे सदर्न मोस्ट पॉइंट बताना है आपको इंडियन मेन लैंड का। देखिए, यहाँ पे मेन लैंड इज़ द मेन पॉइंट, यही मेन वर्ड है जी। इसको मिस कर गए तो गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा। देखिए, मेन लैंड पे आते हैं पहले तो। हम सिर्फ और सिर्फ जो मेन लैंड है, देखिए सब जगह मेन लैंड का ही आएगा। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो है आपका ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, और इसी के अंदर आपका जो किबिथू पड़ता है वो आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। फिर आप आ जाइए वेस्ट साइड पे, गुजरात, कच्छ, कच्छ में आपका सर क्रीक, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट आ गया। इसके बाद आप आ जाइए नॉर्थ पे, नॉर्थ में आपका जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ पे आपका इंदिरा कोल। और फिर आप आ जाइए साउथ में, ठीक है। साउथ में एक तो मेन लैंड का आता है, मेन लैंड वाले को कहते हैं केप कोमोरिन। और आपका फिर मेन लैंड की जगह एक पूरे इंडिया का आता है जो अंडमान निकोबार निकोबार आइलैंड पे है। निकोबार आइलैंड पे कौन सा पॉइंट है जी, इंदिरा पॉइंट, उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो ये पूरे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन मेन लैंड में क्या है, केप कोमोरिन। तो इसका आंसर आपका केप कोमोरिन हो जाएगा। चलिए, एक तो देखिए सी तो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर और क्या डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, 3214 किलोमीटर जो है वो इसकी आपकी नॉर्थ टू साउथ पड़ती है लेंथ, और 2933 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट पड़ती है, ठीक है।
ओके। अच्छा, स्टैंडर्ड मेरिडियन का आपको पता होना चाहिए कि 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन का है, ठीक है। 82.5 डिग्री ईस्ट पे जो आपका होता है वो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, मिर्ज़ापुर से पास होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि सर क्रीक, इंदिरा पॉइंट, केप कोमोरिन। ओके, इसमें आपका इसका आएगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई इज़ जबलपुर फेमस फॉर। देखिए, जबलपुर पे क्वेश्चन मैंने बहुत बार एग्जाम्स में देखा है। जबलपुर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसके अंदर आपकी नर्मदा रिवर होती है, ठीक है, नर्मदा रिवर यहीं पे होती है। और इसका इम्पोर्टेंट क्या है, एक सेकंड, नर्मदा रिवर पे कौन सा है, सरदार सरोवर डैम, एक तो ये इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। उसके बाद आपकी नर्मदा रिवर जो है वो रिफ्ट वैली बनाती है। कहाँ रिफ्ट वैली बनाती है, आपके विंध्यास और सतपुड़ास के बीच में, ठीक है। और इसके बाद बता देंगे, अब जबलपुर पे आ जाते हैं। देखिए नर्मदा रिवर जबलपुर के अंदर ही मार्बल फॉल्स और धुआंधार फॉल्स बनाती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश के आपके हाई कोर्ट हैं वो कहाँ पे हैं, वो भी आपके जबलपुर में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए। अच्छा, इसका तो फिर मतलब तीनों ही पॉइंट बन रहे हैं, तो इसका ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, तो इसका डी क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अच्छा, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट मैंने आपको इसमें बता दिया। अच्छा, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क जो होते हैं वो देख लीजिए एक बारी, बांधवगढ़, कान्हा और पेंच, ये तीन इसके नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए ये सरप्राइज एलिमेंट वाली एक मतलब ऐसी स्लाइड डाल दी जिसके अंदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ मैं, जो भी दिमाग में आता है, ठीक है, क्योंकि दिमाग में वही आता है जो एग्जाम्स में आया हुआ होता है। देखिए, खोंगजोम डे ये आपका आया था अभी, और मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व कहाँ होता है, आपके मणिपुर स्टेट में होता है, और 23 अप्रैल को होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए मणिपुर, और इसके बाद पहले ये बता देते हैं खोंगजोम डे के क्यों ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि एंग्लो मणिपुरी वॉर हुआ था खोंगजोम में। खोंगजोम एक जगह का नाम है, और वहाँ पे जो वॉर हुआ था उधर जो सोल्जर्स की डेथ वगैरह हुई थी, देखिए शहीद हुए थे, उनको कोमेमोरेट करने के लिए, उनकी याद में ये डे को हम ऑब्जर्व करते हैं मणिपुर में। जो वॉर हुआ था वो 1891 में हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मणिपुर का एक याद रखेंगे, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहीं पे है, ठीक है, और लोकतक लेक भी है यहाँ पे। कौन सी लेक जी, लोकतक लेक, ठीक है। इसके बाद देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी आपके वही हैं जिनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। गुरुदेव का टाइटल मिला था महात्मा गांधी जी से, नाइटहुड का टाइटल दिया था ब्रिटिशर्स ने, लेकिन नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया था क्योंकि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया था, तो लो भाई वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए, इन्होंने बोला दे दिया। उसके बाद देखिए इनकी बुक्स इंपॉर्टेंट है, गोरा, गीतांजलि, चोकरबाली, काबुली वाला, ये बुक है इनकी, इनकी किताबें हैं ये जिन्होंने लिखी हैं, ठीक है। और द क्रिसेंट मून, ये इनकी बुक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं आगे। देखिए सुंडा ट्रेंच और जावा ट्रेंच एक ही है, ये डीपेस्ट पॉइंट है आपके इंडियन ओशियन के। चलिए 7450 मीटर डीप है और इंडियन ओशन में है, ठीक है। देखिए इसके बाद है साइंस का क्वेश्चन की, देखिए ये तो देखिए गैल्वेनोमीटर को मैं एमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मैं पैरेलल में लगाऊंगा और शंट रेजिस्टेंस लगा दूंगा। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में लगाऊंगा तो पैरेलल लगाऊंगा और शंट रेजिस्टेंस लगा दूंगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करूंगा तो सीरीज में लगाऊंगा और वेरी हाई रेजिस्टेंस लगाऊंगा। देखिए शंट रेजिस्टेंस होता है बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस, और हाई तो आपको पता ही है बहुत हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसके ऐसे याद हो रखा है, ठीक है, तो ये आपका ऐसे याद कर लेंगे इसको, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है साइंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को, अच्छा एक चीज़ और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए पशुपति महादेव की जो वो मिली थी ना, उस मूर्ति के अंदर कार्विंग के अंदर क्या था कि पशुपति महादेव जी के जो ये यहाँ पे वो बैठे हैं, ठीक है, इस पे ऊपर बैठे हुए हैं, तो इनके यहाँ पे नीचे तो दो हिरन थे, 2 डियर, ठीक है, डियर्स थे यहाँ पे नीचे,
और ऊपर क्या क्या था, बफेलो थी, आपका राइनो था, एलिफेंट था और टाइगर था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट, ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए, ये पशुपति महादेव की आपको मोहनजोदारो में मिली थी। ठीक है, और मोहनजोदारो में मिली थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि जो सिंथेटिक कंपाउंड है वॉज मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल इन 1828। तो कौन सा बनाया गया था? देखिए पहली बात तो यूरिया जो है उसको सिंथेसाइज किया था, यूरिया बनाया गया था। और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया था और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करके बनाया था। ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से 1828 में किसने करा? अच्छा, यूरिया का फॉर्मूला होना चाहिए आपको याद, NH2CO, NH2CO NH2। ठीक है, और जो जर्मन साइंटिस्ट था, एक जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिच वोहलर। ठीक है, चलिए, और तो ये जर्मनी में आपका फाउंड हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जर्मनी में हुआ था ये। अच्छा, इसमें स्वीडन लिखा हुआ है। देखिए यूएसए का एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ कि ओवल ऑफिस जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट का पर्सनल ऑफिस होता है, उसे ओवल ऑफिस कहते हैं। और यूएसए में जो वॉशिंगटन है ना, उस वॉशिंगटन के अंदर आपके आईएमएफ के हेडक्वार्टर और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर है। ठीक है, देखिए यूएसए में तो फिर देखिए बहुत है, देखिए न्यूयॉर्क में भी है, फिर आपके यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वीडन लिखा हुआ है। स्वीडन के अंदर जो स्टॉकहोम है ना, स्वीडन स्टॉकहोम, वहाँ पे आपके नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। देखिए एक तो स्वीडन में दिए जाते हैं, एक नॉर्वे में दिए जाते हैं। तो जो स्वीडन स्टॉकहोम में दिए जाते हैं वहाँ पे 5 दिए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 नोबेल प्राइज़। और एक जो पीस वाला दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है? आपका नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, जो 5 दिए जाते हैं, अच्छा यहाँ पे पीस दिया जाता है, और जो बाकी के 5 हैं, जो इकोनॉमिक हो गया, लिटरेचर हो गया, ये सब जो 5 होते हैं वो आप कहाँ देते हैं? स्वीडन में, स्टॉकहोम में। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे डिस्कस कर दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसका आंसर आपका जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? देखिए जर्मनी में एक और चीज़ है कि जैसे हमारे, एक सेकंड, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम क्या कहते हैं? बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो जो बिस्मार्क रियलिटी में जो बंदा था बिस्मार्क, वो एक्चुअली में जर्मनी को इकट्ठा करा था उसने। तो जर्मनी का वो था, वो सिटीजन या वहाँ का बंदा था बिस्मार्क। ठीक है, रियलिटी में वहाँ का बिस्मार्क था, वो जर्मनी का, उसने जर्मनी को इकट्ठा किया था जो जर्मनी बिखर गई थी। ऐसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया था? इंडिया को इकट्ठा करवाया था। ठीक है, इंडिया में इतने सारे प्रोविंसेस थे, 300-400 आसपास। तो उन सब प्रोविंसेस को एक किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए इनको क्या कहते हैं? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। और एक्चुअली में जो बिस्मार्क था वो जर्मनी से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये तो सिंपल है कि आपकी जो विच कंट्री इज बिल्डिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी। देखिए प्लेटिपस होता है डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, डक बिल्ड प्लेटिपस। और ये जो सेंचुरी है, पहली सेंचुरी बन रही है। और डक बिल्ड प्लेटिपस आपको मिलते कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो आंसर भी क्या होगा इसका? मेनली ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या होता है? आपका ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ईस्ट में पड़ता है क्वींसलैंड पे। ठीक है, क्वींसलैंड के अंदर। ठीक है, ईस्टर्न बाउंड्री पे होता है आपका। ठीक है, क्वींसलैंड। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा। इसके बाद ब्राज़ील आपका हाईएस्ट शुगर एक्सपोर्टर है। कतर के अंदर 2022 में आपके फीफा होने वाला है, एक तो पहली बात तो। और कतर के साथ हमारी जो वो होती है, एक्सरसाइज होती है एक, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ज़ैर ऐसे कुछ होती है, एक सेकेंड, ज़ैर अल बाहर। ठीक है, ज़हर अल बहर ऐसे एक वो होती है मिलिट्री एक्सरसाइज, वो कतर के साथ होती है हमारी। ये मतलब एक ऐसे रेयर है और थोड़ा पता भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, प्लेटिपस सेंचुरी।
थोड़ा स्टैटिक टाइप क्वेश्चन था, ठीक है, अभी आया था करंट अफेयर्स में तो डाल दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड ओशियन पे। ओके, तो कौन सा ओशियन है जहाँ पे वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, बताइए। देखिए ये एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा आयरॉनिकल क्वेश्चन लग रहा है मुझे, क्योंकि क्या होता है कि देखिए पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट, फिर अटलांटिक आता है उसके बाद, अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंडियन ओशियन, देन सदर्न ओशियन, देन आर्कटिक ओशियन, और आर्कटिक ओशियन सबसे स्मॉलेस्ट है, और आर्कटिक ओशियन में आपकी जो है वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जिसको आप क्या कहते हैं, साइबेरियन, ठीक है, साइबेरियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी इसको कहा जाता है, वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये आपकी वर्ल्ड की। तो ये आपकी वर्ल्ड की वर्ल्ड की आपकी साइबेरियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वाइडेस्ट है। तो ये आपका आंसर क्या हुआ, आर्कटिक ओशन, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। चलिए सी तो इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए इंडियन ओशन में मैंने आपको बता दिया, जावा ट्रेंच और सुंदर ट्रेंच। एंटार्क्टिक ओशियन जो होता है उसी को सदर्न ओशियन भी कहते हैं, ठीक है, सदर्न ओशियन एंड एंटार्क्टिक ओशियन आर सेम थिंग। इसके बाद आपका पैसिफिक ओशियन के अंदर आपको रिंग ऑफ फायर भी मिलता है और मरियाना ट्रेंच भी मिलता है, ठीक है, रिंग ऑफ फायर एंड मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, 11,000 किलोमीटर तो ये बढ़ता है। और देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको, हाँ, रिंग ऑफ फायर। देखिए रिंग ऑफ फायर होता क्या है कि ये मतलब ऐसे करके ना वॉल्केनोज की एक ऐसे लाइन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में। तो ये बहुत मतलब यहाँ पे वॉल्केनोज आपके क्या होते हैं, इरप्ट होते रहते हैं, ठीक है, और अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, इसमें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और आर्कटिक ओशन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट ओशन है आर्कटिक ओशन, ठीक है। चलिए देखिए ट्रिकल डाउन थ्योरी ऐसे ही आप, ये है ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है ये पूछा जाता है। तो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी एक्चुअली क्या था कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे थ्योरी होती है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे थ्योरी होती है। और ये थ्योरी आपकी ना किसी कॉमेडियन ने मतलब शुरुआत में ऐसे ही बोल दी थी, ये यूएसए में एक्चुअली फेमस हुई थी, यूएसए में। और इस थ्योरी में हुआ क्या था, इस थ्योरी में क्वेश्चन ये मेनली पूछ लेते हैं कि या तो ये किस पे बेस्ड है, ये किसको कंसिडर करती है, या फिर किसे इग्नोर करती है। तो देखिए यहाँ इग्नोर का क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है, इग्नोर का। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी जो इग्नोर करती है वो आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करती है, ऐसे सीधा याद रखेंगे, ठीक है। और सेविंग्स को कंसिडर करेगी, कंजम्पशन को कंसिडर करेगी, इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करेगी, लेकिन इसको कंसिडर नहीं करेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आप सीधा ऐसे याद रखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आत्मीय सभा। ओके, व्हेन वाज आत्मीय सभा फाउंडेड बाय राजा राम। देखिए राजा राम मोहन रॉय जी ने आत्मीय सभा भी फाउंड करी थी, ब्रह्मो समाज भी फाउंड किया था, ठीक है। और राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में अगर थोड़ा देखा जाए तो देखिए राजा राम मोहन रॉय जी को जो टाइटल है राजा, वो किसने दिया था, वो आपका अकबर ने दिया था। किसने, अकबर द्वितीय, ठीक है जी। मुगल वाला वो नहीं है, अकबर वो वाला नहीं है, मुगल वाला, ठीक है। अकबर 2 इसने क्या दिया था, टाइटल दिया था राजा राम मोहन रॉय जी को। और उसके बाद देखिए अकबर तो हो भी नहीं सकता, वो तो बहुत पहले था ना 1600s में। अच्छा, और राजा राम मोहन रॉय जी ने आपकी ब्रह्मो समाज की जो करी थी वो 1928 में करी थी, ठीक है। अच्छा ये रहा 1828 सॉरी 1828 में करी थी, ठीक है। और 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा करी थी। तो इसका आंसर क्या होगा, 1814, ठीक है। चलिए ये तो इम्पोर्टेंट इसके हो गए। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय जी को आप क्या कहते हैं, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, और फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस भी कहते हैं। और मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया इनको जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बुक में कहा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। 1829 में क्या किया था, इन्होंने सती को एबॉलिश किया था राजा राम मोहन रॉय जी ने, विलियम बेंटिक के साथ मिलकर, ठीक है। चलिए सती को एबॉलिश करवाया था 1829 में। सती प्रथा तो आपको पता ही होगा ना, विडो को मार देते थे, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज़ और कि राजा राम मोहन रॉय जी का एक न्यूज़पेपर भी आता है, संवद कौमुदी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ओके, ये तो हम एक्चुअली क्या भी डिस्कस किया है, देखिए कर चुके हैं। द क्रिसेंट मून जो बुक है वो आपको अभी अभी डिस्कस करके आए थे, किसकी है, उसमें क्या था ना सरप्राइज एलिमेंट वाली स्लाइड में, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की बुक है, ठीक है। चलिए गुरुदेव भी कहते हैं उनको।
अच्छा देखिए बाकी बुक्स को डिस्कस कर मतलब बाकी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा हुआ है। देखिए इनकी जो 3 बुकें हैं, आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी और देवी चौधरानी, ये तो आपको सभी बताएंगे। एक बुक और इनकी लिख लीजिए, द पॉइजन ट्री। द पॉइजन ट्री ये भी इंपॉर्टेंट है और वो बाकी तीनों बुक्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आनंद मठ, देवी चौधरानी और दुर्गेश नंदिनी। ठीक है, ये तीनों हो गए। इसके बाद देखिए प्रेमचंद की, देखिए गवान और गोदान तो सब बताएंगे। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है वो निर्मला एक बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट निर्मला। ठीक है, उसके बाद आपकी एक आती है मानसरोवर वेरी इंपॉर्टेंट बुक। फिर आपकी ईदगाह एंड कफन भी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, ये भी बहुत अच्छी बुक्स है। ठीक है, चलिए लाला लाजपत राय जी की जो बुक है वो अनहैप्पी इंडिया है। ठीक है, और इनके 2 न्यूज़पेपर टाइप थे, पीरियोडिकल्स भी कहते हैं, जैसे वंदे मातरम और यंग इंडिया। ठीक है, ये मतलब ये इनसे रिलेटेड है, और अनहैप्पी इंडिया इनकी बुक थी। लाला लाजपत राय वही हैं जो पंजाब में इन्होंने नेशनलिज्म कराया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए डिग्रीज चैनल्स, ओके ये वो वाला क्वेश्चन है। ओके देखिए, विच चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय एंड मालदीव्स आइलैंड। देखिए क्या होता है, एक तो देखिए इसको ऐसे सीधा ही डिस्कस करते हैं ऑप्शंस को। देखिए डंकन पैसेज जो होता है आपका, वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, चलिए इतना तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं 10 डिग्री में, तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, फिर आपका चलते हैं 9 डिग्री पे, ये आपका क्या करता है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स को। और 8 डिग्री जो आपका है वो आंसर है। ठीक है, 8 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए सारे डिस्कस हो गए। इसके बाद 2 चीज़ और मैं बता देता हूँ। एक होता है आपका 38th पैरेलल, मैं आपको 38th पैरेलल बता देता हूँ। एक तो देखिए 38th पैरेलल में आपका साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। फिर उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो मैरियाना ट्रेंच है वो डीपेस्ट पॉइंट, देखिए अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पैसिफिक ओशन होता है, देखिए सबसे लार्जेस्ट ओशन है और इसी का जो पार्ट है वो मैरियाना ट्रेंच है। ये क्वेश्चन तो हम पूरा डिस्कस करके आए हैं। अटलांटिक हो गया, ये सब बिजिएस्ट ओशन होता है। अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन, आपका सबसे बिजिएस्ट ओशन होता है। ठीक है, चलिए अच्छा सदर्न ओशन ही होता है जिसको एंटार्क्टिक ओशन कहते हैं। ठीक है, एंटार्क्टिक ओशन जो होता है वो आपका सदर्न ओशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली रेंज। देखिए इनके मैं हाईएस्ट पॉइंट कुछ बता देता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है। देखिए एक आपकी होती है देखिए चलो थोड़ा मैप सा बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी होती है अरावली रेंज। ठीक है, और अरावली रेंज यहाँ हो गई आपकी, और ये आपकी हिमालयन रेंज। इसके 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, हिमाद्री, ठीक है, हिमालयाज और शिवालिक्स। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी यहाँ पे विंध्या और सतपुड़ा इंपॉर्टेंट है, विंध्या सतपुड़ा। फिर आपकी यहाँ पे होती है वेस्टर्न घाट्स और यहाँ होते हैं आपके ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, देखिए देखिए आपकी वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे अनाईमुड़ी कहते हैं, अनाईमुड़ी। ईस्टर्न घाट का जो होता है उसको आप कहते हैं जिंदागाड़ा। ठीक है, विंध्यास के क्यों कहते हैं आप, विंध्यास वाले को कहते हैं गुडविल पीक या फिर सद्भावना पीक। और सतपुड़ा रेंज जो होता है उसका होता है धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़। चलिए, और जो आपकी अरावली है इसका तो होता है गुरु शिखर, इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ए तो आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, सारे डिस्कस कर दिए मेनली जो भी। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं इसे क्या कहते हैं, नीलगिरी माउंटेन होता है यहाँ पे। और नीलगिरी माउंटेन की जो हाईएस्ट है वो दोदा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए गोल्डन रेवोल्यूशन की बात चल रही है, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जूट जो होता है आपका वो गोल्डन फाइबर
हनी या फिर हॉर्टिकल्चर भी कह देते हैं, ये आपका होता है आंसर, ठीक है, मतलब कि गोल्डन रेवोल्यूशन से रिलेटेड। तो बी इज द राइट आंसर। ये आपका हो गया है, ये तो आपका सिंपल वीट राइस ये सब तो एग्रीकल्चर के हो गए, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में आते हैं ये तो। और पोटैटो होता है राउंड, राउंड रेवोल्यूशन में आता है, ठीक है। अच्छा देखिए, देखिए गोल्डन रेवोल्यूशन जो हनी से रिलेटेड होता है ना, इसके वो होते हैं निरपाक टूटेज होते हैं इनके फादर गोल्डन के। ग्रीन रेवोल्यूशन के आपको पता है एम एस स्वामीनाथन इंडिया वाले और नॉर्मन बरलॉग वर्ल्ड वाइड। जूट का तो चलिए गोल्डन फाइबर इनके तो नहीं होते इंपॉर्टेंट। एक और इम्पॉर्टेंट आता है आपका येलो रेवोल्यूशन, जो आपका ऑयल सीड के लिए होता है, और जो इनके इम्पॉर्टेंट फादर, जो फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन है, उनको हम कहते हैं सैम पित्रोदा, ठीक है, सैम पित्रोदा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ये सारे तो हमने डिस्कस कर लिए। देखिए ऐसे सारे पॉइंट्स बताऊंगा ना, उनको आप ऐसे रिवाइज करिए और पॉइंट्स बनाइए इनके, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स लिखिए कॉपी में और रिवाइज कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए रामसार कन्वेंशन पे क्वेश्चन है, ओके। देखिए रामसार कन्वेंशन विच इज रिलेटेड टू वेटलैंड कंजर्वेशन, तो रामसार प्लेस जो है वो कहाँ पे है। देखिए रामसार कन्वेंशन जो हुआ था वो रामसार एक जगह है वहाँ पे हुआ था, और जो रामसार है वो कहाँ पे है, वो आपका ईरान में है जी, ठीक है, कहाँ है, ईरान में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वेटलैंड होते हैं आपकी जो उपजाऊ जमीन होती है, जो फर्टाइल लैंड्स होते हैं, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद देखिए स्विट्ज़रलैंड की, देखिए स्विट्ज़रलैंड की कोई ऑफिशियल कैपिटल वगैरह ऐसे नहीं मानी जाती, लोग बर्न कह देते हैं, लेकिन वो होती है या नहीं ऐसा कुछ पक्का नहीं है, ठीक है। और इसकी जो फ्रैंक जो होती है इसकी वो होती है करेंसी, ठीक है, फ्रैंक चलती ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड में, मेनली ऑफिशियल करेंसी, ठीक है। अच्छा नेपाल लिखा हुआ है, नेपाल के अंदर काठमांडू इसकी कैपिटल है, और रुपीज़ तो इसकी वही है करेंसी। अच्छा काठमांडू के अंदर एक ना सार्क है, सार्क, उसके क्या है, हेड क्वार्टर्स हैं, ठीक है। सार्क की कंट्रीज भी पूछ लेता है, तो ये आपको कंट्रीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है, बता देते हैं। देखिए मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड आपकी पाकिस्तान, ठीक है जी, अफ़गानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल, ये इसकी कंट्रीज हो गई आपकी सार्क की, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका। देखिए ओके सीधा देखिए करेंसी पे क्वेश्चन है कि जो करेंसी ऑफ वियतनाम क्या है। देखिए वियतनाम अभी न्यूज़ में भी काफ़ी था तो इसलिए पूछ रही है। तो देखिए वियतनाम की जो करेंसी है वो क्या है ये बताना है। देखिए वियतनाम की कैपिटल क्या है, वियतनाम की कैपिटल आपकी डोंग, ठीक है, डोंग, सॉरी करेंसी है डोंग, और हनोई इज़ द कैपिटल, ठीक है, हनोई इज़ द कैपिटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए डी तो इसका आंसर हो गया। अच्छा पेसो जो है आपकी वो मैक्सिको की कैपिटल है, ओ मैक्सिको की करेंसी है, और मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल हो गई, ठीक है। रुपी तो आपको पता ही है, नेपाल की भी हो गई, बांग्लादेश की भी हो गई, और इंडिया का भी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, और आपको रूबल भी जानना है तो रूबल मेरे को याद आ रहा है, एक सेकेंड, रूबल देखिए, हाँ रूबल उसकी होती है, बेलारूस की होती है करेंसी, और बेलारूस की वो जो होती है वो मिन्स्क होती है, ठीक है, मिन्स्क कैपिटल, बेलारूस कंट्री है, कंट्री की कैपिटल मिन्स्क है, और करेंसी रूबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया आपको। अच्छा जी देखिए साइंस से क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल। देखिए बीटा पार्टिकल पे चार्ज पूछ रहा है, तो देखिए होता क्या है कि देखिए अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, तीन पार्टिकल होते हैं जी। इस पे होता है +2 चार्ज, इस पे होता है -1 चार्ज, और इस पे होता है +0 चार्ज। ऐसा क्यों, एक चीज़ और बता देता हूँ, अल्फ़ा ऐसे पार्टिकल ऐसे निकलता है 4 और 2, मतलब ठीक है, और फिर बीटा जो निकलता है उसमें -1 और यहाँ तो 0 ही होता है, फिर गामा का तो सब कुछ 0 होता है, ठीक है। अच्छा ये जो निकलता है आपका, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन वगैरह लेके जा रहा है,
ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन लेकर जा रहा है अल्फ़ा, और बीटा आपका सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ही बीटा पार्टिकल हो गया है ना। और इसके बाद गामा जो है वो नो चार्ज, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, सिर्फ न्यूट्रॉन्स वगैरह शायद निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इसके अंदर पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है आपकी आयनाइजेशन पावर भी पूछा जाता है और पेनेट्रेटिंग पावर, ठीक है। तो देखिए जिसका चार्ज ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है। अल्फ़ा की सबसे ज़्यादा, बीटा सेकंड एंड गामा लास्ट। ये तो हो गई आपकी आयनाइजेशन पावर। लेकिन पेनेट्रेटिंग पावर मतलब शरीर में या कहीं पे घुसने की पावर, वो आर पार हो जाने की पावर, पेनेट्रेट कर जाए किसी भी मटेरियल से, वो आपकी गामा की सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद बीटा आ जाता है, फिर उसके बाद अल्फ़ा आता है लास्ट में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा भी जाता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, तो बीटा पार्टिकल का चार्ज पूछा है -1 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। केमिकल कंपाउंड्स, केमिस्ट्री का क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू रिवाइव कलर ऑफ द ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स। देखिए ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स हैं, ऑयल पेंटिंग का कलर आप किससे करते हैं। देखिए इसमें सिंपल मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। देखिए बताइए 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 बता देता हूँ मैं आपको। देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, H2O2। सल्फर हेक्साफ्लोराइड आपका होता है SF6। नाइट्रस ऑक्साइड होता है आपका N2O। ऑक्सीडेन इज व्हाट, नथिंग बट वाटर, नथिंग बट वाटर। तो देखिए H2O2 तो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, जो आंसर है ए इज द राइट आंसर। SF6 और N2O ये आपकी होती है ग्रीन हाउस गैसेस, पहली बात। दूसरी चीज N2O एक और चीज होती है, वो होती है लाफिंग गैस, ठीक है, लाफिंग गैस। इसको सूंघने से ही हंसी आ जाएगी आपको। ऊपर से देखिए देखिए वाटर तो ठीक है, लेकिन अगर हम लिख देंगे वाटर वेपर, ठीक है, वाटर को वेपर बना देंगे तो वो भी आपकी ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी, ठीक है। वाटर वेपर भी इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस, नहीं एक्चुअली वो ग्रीन हाउस इफेक्ट देता है, लेकिन उसे ग्रीन हाउस गैस मानते नहीं है, ठीक है, उसे ग्रीन हाउस गैस नहीं काउंट करते वाटर वेपर को। ऐसे ही आपकी इंफ्रारेड को भी काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे ही वाटर वेपर को भी काउंट नहीं करते हैं। किस में नहीं करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, और ग्रीन हाउस गैसेस अगर चलिए बात ही चल रही है तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस की जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। मिथेन भी होती है, इंपॉर्टेंट सारी बता देता हूँ, ठीक है, जो मानी जा रही हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, मिथेन हो गई, CO2 होता है, फिर आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या हैं, ये सारी आपकी क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इन्हें माना गया कि हाँ ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनको कम करना चाहिए, इनकी क्वांटिटी। और वो आपको पता ही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, क्योटो प्रोटोकॉल, वो इनसे रिलेटेड है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट द टाइटल ऑफ महामना बाय रविंद्र। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ना किसी को टाइटल दिया था महामना का, किसी को कहा था कि आप महामना है, या फिर उनको बोला था, ठीक है। तो वो कौन था, देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मदन मोहन मालवीय जी हैं वही जिनको महामना भी कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको टाइटल दिया महामना का, ठीक है। देखिए इसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट में इसमें है कि चलिए इनको टाइटल दिया, अब ये बहुत इनको ना हल्के में नहीं लेना, मदन मोहन मालवीय जी को हल्के में नहीं लेना। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फाउंड करा था एनी बेसेंट के साथ और सुंदरलाल के साथ मिलकर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर इनके बाद इन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी, और देखिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो थी ना, इनको इन्होंने क्या करा था, एक तो इन्होंने 1915 एंड 1915 में तो ये फाउंड करी थी एसोसिएशन, और फिर इसको पार्टी भी बना दिया था। 1933 में ये एक आपकी पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी
अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई थी और फाउंड हुई थी 1915 में। लेकिन मदन मोहन मालवीय को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1932 क्या हुआ था, गांधी अंबेडकर पैक्ट था, पूना पैक्ट भी कहते हैं आप उसको, क्या कहते हैं, पूना पैक्ट, वो इन्होंने ही साइन किया था गांधी जी की तरफ से, ठीक है। चलिए, अच्छा देखिए, अब लिखा हुआ है प्रेम बिहारी रायजादा, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है। BN राव इज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइजर थे, एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। गोपाल कृष्ण गोखले आ रहा है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन्होंने बनाई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वो इन्होंने फाउंड करी थी। और उसके बाद इनका ये कब करी थी ये भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, 12 जून 1905, ठीक है, ये इन्होंने फाउंड करी थी इस टाइम। और ये आपके पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, ठीक है, गांधी जी के क्या थे, पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम मेरी ऐसी वीडियोस में ऐसे ही हैं, सब वीडियोस में आपके ऐसे ही पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, केव्स पर आ गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ ही जाता है। देखिए 3 अजंता केव्स, मैं ऐसे पहले बना देता हूँ आपके लिए, बता देता हूँ ढंग से। एलोरा केव्स एंड फिर एलिफेंटा केव्स होते हैं, ठीक है, ये एलिफेंटा वाले केव्स हैं, और ये एलोरा एंड अजंता। तो देखिए अजंता तो आपके 30 केव्स हैं, एलोरा आपके 34 केव्स हैं, और अजंता जो है वो सारे बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज्म के हैं, ठीक है। चलिए, एलोरा केव्स में आपके एक तो आते हैं 17, 12 और 5। देखिए 17 आपके बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, हिंदू केव्स हैं, हिंदू रिलीजन के, ये बुद्धिज्म रिलीजन, एंड ये आपके हो गए, उसके हो गए, ये आपके जैनिज्म के हो गए, ठीक है। तो ये आपके इसके केव्स हो गए। इसके बाद हमारा एलिफेंटा केव्स, देखिए यहाँ पे आपको त्रिमूर्ति मिलती है यहाँ पे, और त्रिमूर्ति जो होती है इसमें आपके देखिए डेस्ट्रॉयर, ठीक है, क्रिएटर एंड सेवियर, ये तीनों कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये आपकी महाराष्ट्र में सब है, तीनों के तीनों ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि एलोरा केव्स का जो लार्जेस्ट टेम्पल है उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे जो लार्जेस्ट टेम्पल है आपका एलिफेंटा केव्स में, एलिफेंटा में, तो उस टेम्पल का नाम होता है कैलाश टेम्पल, ठीक है, कैलाश टेम्पल, वो लार्जेस्ट है। अच्छा, एलोरा में तीनों होते हैं, तो देखिए तीनों ही एक्चुअली होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, और यहाँ पे होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर हो जाता। तो इसलिए आपका ये आंसर तो यहाँ पे ऑल, ये तीनों होते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो डिस्कशन हो गई है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी। देखिए एशियाटिक सोसाइटी 15 जनवरी को 1784 को फाउंड हुई थी, और इसको फाउंड, ओके, देखिए विलियम हॉकिंस तो वो था जो जहांगीर के पास आया था, ठीक है, जहांगीर के रेन में आया था, और ये आपकी सूरत में फैक्ट्री के लिए आया था, क्या इस्टेब्लिश करनी है। और फिर थॉमस रॉय भी आया था, थॉमस रॉय को परमिशन मिल गई थी, विलियम हॉकिंस को नहीं मिली थी, और विलियम हॉकिंस को हम इंग्लिश खान भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एशियाटिक सोसाइटी का जो आंसर है ना वो है आपका विलियम जोन्स, ठीक है। चलिए, विलियम जोन्स जो है उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी फाउंड की थी, तो इनमें से तो कोई भी नहीं है। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती वही हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं आपकी, सत्यरथ प्रकाश, वेद भाष्य, और इन्होंने आपको स्वराज वर्ड दिया है, और इनका नाम है मूल शंकर, ठीक है, रियल नेम इज मूल शंकर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपके आर्य समाज के फाउंडर भी यही हैं, आर्य समाज के फाउंडर भी यही हैं, ठीक है। उसके बाद ज्योतिबा फुले हैं, वो सत्यशोधक समाज के फाउंडर हैं, और VD सावरकर आपके अभिनव भारत के फाउंडर हैं, ठीक है। सत्यशोधक समाज जो आपके दलित वलित के लिए जो था, उनके लिए था, उनको इक्वल राइट्स के लिए। अभिनव और ये आर्य समाज, अच्छा अभिनव भारत जो था वो सीक्रेट सोसाइटी थी, रिवोल्ट था, ठीक है, जो हम पे ये इंडिपेंडेंस के लिए एक्चुअली रिवोल्ट के लिए, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो अभिनव भारत जो था वो तो सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी VD सावरकर जी के द्वारा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट चलते हैं आपका, देखिए ये क्वेश्चन है आपका सिखिज्म से रिलेटेड। सिखिज्म से देखिए, सिख गुरु थे, उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट दी थी, कौन से थे? देखिए आपके सबसे पहले तो थे गुरु नानक। गुरु नानक जी थे फर्स्ट। इन्होंने सिख सिख जो धर्म है वो इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, सिख रिलीजन को इस्टेब्लिश किया था, शुरुआत इन्हीं से हुई थी, फर्स्ट थे ये। फिर उसके बाद सेकंड आपके अंगद, फिफ्थ थे अर्जन देव जी, ये नाइन्थ थे, और गुरु गोविंद जी 10th थे। अंगद देव जी इसके आंसर है, ठीक है, ये दिस इज द राइट आंसर, इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट दी थी। इसके बाद अर्जन देव जी को जहांगीर ने मरवा दिया था, और तेज बहादुर को आपका औरंगजेब ने मरवा दिया था, मार दिया था या किल किया था, देखिए इनका, ठीक है, इनको किल किया था। और गुरु गोविंद सिंह जी ने आपकी खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसमें 5K। तो एक थे आपके कंघा, केश, काछा, कृपान, कंघा, केश, काछा, कृपान एंड कड़ा, ठीक है, ये 5K ऑफ खालसा पंथ, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर तो गुरु अंगद है, ठीक है। अच्छा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि UNGA ने डिक्लेयर किया है, ये देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन है, कि इंडिया ने जो डिक्लेयर किया था ना कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, जो न्यूयॉर्क में जिसके हेडक्वार्टर है, उन्होंने इसको भी डिक्लेयर कर दिया है ईयर को। वो कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है? वो करा आपका 2023, ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर। चलिए ये तो आपका सीधा आंसर था, ठीक है। तो ये आपके आज, अच्छा एक और, ये आपका लास्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत सही क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि आपका पूछ रहा है कि सबाकामी था प्रिजाइडेड ओवर विच बुद्धिस्ट, देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल पे क्वेश्चन है। देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, 483 BC में हुई थी पहली, फिर 383 में हुई, ठीक है, फिर आपकी 200 कुछ में 200 में हुई थी, ठीक है। इसको हम इसको ये भी कह देते हैं 2nd सेंचुरी और 1st सेंचुरी, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी ये दो पूछे जाते हैं डेट, इनको कहते हैं 2nd सेंचुरी और 1st सेंचुरी, ठीक है। और ये हो गई आपकी, इसमें फिर था, हाँ देखिए अग्निमित्रा, ये किंग्स हैं, ठीक है, काला अशोक, अशोक, कनिष्क, ये इनके चारों किंग्स थे जिन्होंने करवाई थी। और फिर इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट होते थे जो प्रिसाइड कराते थे, ठीक है। तो कौन कौन किस किस ने करवाई ये देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट वाली अग्निमित्रा थी वो महाकश्यप थे, महाकश्यप थे। और इधर आपके सेकंड वाली में ही आपके सबाकामी थे। थर्ड में मोगाली पुत्तिस थे जिनको उपागुप्त भी कहते हैं। और फोर्थ इसमें आपके थे वासुमित्र एंड अश्वघोष, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका इसका आंसर तो आपका हो गया सेकंड, जो काला अशोक ने करवाई थी, शिशुनाग डायनेस्टी का था, और सबाकामी ने प्रिसाइड की थी। चलिए सारे क्वेश्चन हो चुके हैं।